बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी या फिजियोलॉजी के अंदर या बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के अंदर एक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, जो कि न्यूरॉन के अंदर होता है। न्यूरॉन की जो कम्युनिकेशन होती है ये टोटली डिपेंड्स अपॉन एक्शन पोटेंशियल। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम देखेंगे वो है एक्शन पोटेंशियल। इसको डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और किस तरह से ये प्रोसेस हो रहा होता है, ये सारा अमल हो रहा होता है, उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। एक्शन पोटेंशियल हमारा टॉपिक है, इसको हमने देखना है, इसको डिस्कस करना है और इसके बारे में हमने डिटेल पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पोटेंशियल। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है। एक मिनट जी, इसको ज़रा मैं थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लूँ इसका। अभी भी थोड़ा सा बड़ा है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं या कोई कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं या किसी टॉपिक को डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसकी बेसिक्स का। अगर आप उसकी बेसिक्स को समझ लेते हैं या उसके अंदर अगर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, चूँकि हमने एक्शन पोटेंशियल को डिस्कस करना है डिटेल में, तो सबसे पहले हम देख लेंगे व्हाट इज़ पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है। हम पोटेंशियल को देखेंगे कि न्यूरॉन के हिसाब से या फिजियोलॉजी के हिसाब से बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के अंदर जो न्यूरॉन को डिस्कस करते हैं, एक्शन पोटेंशियल को डिस्कस करते हैं, उसमें पोटेंशियल का क्या मतलब है। इन अ न्यूरॉन पोटेंशियल typically refers to the electrical potential difference or voltage across the cell membrane। न्यूरॉन के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू सारा प्रोसेस होना होता है, मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, जिसके अंदर से वो वोल्टेज ने बहना होता है, उसके अंदर जो वोल्टेज होता है, ठीक है, उस वोल्टेज को या वो जो चार्ज होता है उसके अंदर जिसने एक्टिव होकर आगे चीज़ों को प्रोसेस करना होता है, उसको पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ की काबिलियत होना, उसको हम पोटेंशियल कहते हैं ना। तो न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है या न्यूरॉन के अंदर जो चार्ज होता है या वोल्टेज होता है जिसने एक्टिव होना होता है और आगे चीज़ों को प्रोसेस करना होता है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। कुछ लोग इसको फ्लो ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज इन अ न्यूरॉन पोटेंशियल। लेकिन फ्लो ऑफ चार्ज बेसिकली एक्शन पोटेंशियल है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई है चीज़ों को समझते हुए। तो जो पोटेंशियल होगा वो वोल्टेज होगा, जो वो चार्ज होगा जिसको उसने आगे चलाना होता है, मैसेज को आगे पहुंचाना होता है, एक्टिव करके आगे चीज़ों को प्रोसेस करना होता है। वो पोटेंशियल जो होगा, वो चार्ज जो होगा, उसको पोटेंशियल बोलेंगे। अच्छा, अब चूंकि हमने एक्शन पोटेंशियल को डिस्कस करना है तो पोटेंशियल की बात हमने कर ली। पोटेंशियल दो तरह के होते हैं। जब हम न्यूरॉन को डिस्कस करते हैं या न्यूरॉन कम्युनिकेशन को डिस्कस करते हैं तो आपको दो तरह के पोटेंशियल से वास्ता पड़ता है, रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल को अगर हमने अंडरस्टैंड करना है तो हमें रेस्टिंग पोटेंशियल का पता होना चाहिए, ठीक है, कि रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस किस तरह से हो रहा होता है, ठीक है। उसको हम समझेंगे तो फिर एक्शन पोटेंशियल समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल विच इज़ रेस्टिंग पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस रेस्टिंग पोटेंशियल। तो देखते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है। अब रेस्टिंग पोटेंशियल के अंदर भी हम देख लेते हैं कि रेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। रेस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब कि इनएक्टिव होना। रेस्ट का मतलब इनएक्टिव होना, कोई काम ना कर रहा होना या खामोश रहना या हरकत किए बगैर होना, उसको रेस्ट कहते हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल ये न्यूरॉन की अब ज़ुबान में या न्यूरॉन या फिजियोलॉजी या बायोलॉजिकल बेसिस के हिसाब से अब देख लेते हैं। द रेस्टिंग पोटेंशियल रेफर्स टू द स्टेडी स्टेट वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन व्हेन इट इज़ नॉट एक्टिवली ट्रांसमिटिंग सिग्नल। ये न्यूरॉन की वो हालत होती है जिसके अंदर वो कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर रहा होता, कोई भी प्रोसेस या कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती, उसको बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। इट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल चार्ज डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑफ न्यूरॉन। ये बेसिकली उस वक्त क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है इनसाइड और आउटसाइड चार्ज को, यानी कि एक बैलेंस बना रहा होता है। उस वक्त एक बैलेंस बन रहा होता है, उस बैलेंस के अंदर कुछ चार्ज अंदर होता है मेम्ब्रेन के, कुछ बाहर होता है, उसको हम आगे जाके देखते हैं। अच्छा, टिपिकली द इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन इज नेगेटिवली चार्ज कंपेयर टू द आउटसाइड। अब जो वो न्यूरॉन मेम्ब्रेन होती है ना, या न्यूरॉन होता है, वो जो उसकी अंदरूनी साइड होती है, इनसाइड जो उसकी होती है, वहाँ पर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और जो आउटसाइड होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें। अब ये है हमारे पास वो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये रेस्टिंग पोटेंशियल में है, यानी कि यहाँ पर अब रेस्ट कर रही है, कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये इनसाइड है, ये इसकी अंदर वाली साइड है, ये इसकी बाहर वाली साइड है, ठीक है। अब अंदर क्या है, अंदर जो होगा नेगेटिव चार्ज,
ठीक है। इनसाइड जो होगा नेगेटिव चार्ज, और जो बाहर होगा आउटसाइड क्या होगा, वो पॉजिटिव चार्ज होता है जब ये रेस्ट पोटेंशियल में होता है, यानी कि रेस्टिंग पोजीशन में होती है मेम्ब्रेन, उस वक्त अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है रिजल्टिंग इन अ रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ अराउंड -70 मिली वोल्ट्स इन मैनी न्यूरॉन्स। अब ये जो जब रेस्टिंग पोटेंशियल में होता है ना, या रेस्ट की फॉर्म में, रेस्ट की हालत में होती है मेम्ब्रेन, उस वक्त इस पर जो चार्ज होता है इसके अंदर जो पोटेंशियल होता है वो होता है -70 मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट होता है उस वक्त जब ये रेस्ट कर रही होती है मेम्ब्रेन, यानी कि कोई प्रोसेस नहीं हो रहा। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द सेल्स वेरीज डिपेंड्स ऑन द सेल टाइप और न्यूरॉन्स। वो ये कह रहे हैं कि ये डिफरेंट न्यूरॉन्स में डिफरेंट इसका जो चार्ज होता है -50 से लेकर -75 मिली वोल्ट तक डिफरेंट न्यूरॉन्स की बात करते हैं, लेकिन जनरली याद रखिएगा, जनरली जो चार्ज बोला जाता है नॉर्मली वो -70 बोला जाता है। ठीक है, आपने -70 को लाजमी याद रखना है। ये आपके नॉलेज के लिए बता दिया कि कुछ न्यूरॉन्स में इस तरह से भी होता है, -50 से लेकर -70 तक नॉर्मल जो चार्ज होता है। This value depends on the type of ions channels that are open and the concentration of different ions in the intracellular and extracellular fluids during the resting state। वो कहते हैं ये जो चार्ज की वैल्यू होती है ना, ये डिपेंड कर रही होती है कंसंट्रेशन पर। दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है कि कौन से आयंस चैनल जो है ओपन है उस पर डिपेंड कर रही है, और दूसरा कि कौन सी कंसंट्रेशन, कितनी कंसंट्रेशन है आयंस की, कहाँ पर, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर, यानी कि मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर और यहाँ पर कौन सी कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करेगा कि इस पर चार्ज क्या होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बाहर वाला फ्लूइड होता है, यानी कि जो आउटसाइड होता है, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो न्यूरॉन के अंदर वाली साइड पे होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, इन न्यूरॉन potassium and organic anions are typically found at a higher concentration within the cell than outside। वो कहता है जो मेम्ब्रेन है ना, ये जो इनसाइड है यानी कि जो अंदर वाली साइड है, यहाँ पर आपको पोटेशियम आयन ज़्यादा मिलते हैं, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ ज़्यादा मिकदार में आपको पोटेशियम आयन मिलेंगे अंदर वाली साइड पे, इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरी बात वो करता है वेयर एज आउटसाइड के मुकाबले वो कहता है आपको पोटेशियम जो आयन्स है अंदर ज़्यादा मिलेंगे। वेयर एज सोडियम एंड क्लोरीन आयन्स आर टिपिकली फाउंड इन हायर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल। और जो सेल का आउटसाइडर है या बाहर वाली साइड है, वहां पर आपको सोडियम और कैल्शियम आयंस मिलेंगे, आपको सॉरी क्लोरीन आयंस मिलेंगे। ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा मिलती है, जैसा कि हमने शक्ल में भी देख लिया है। ठीक है, अच्छा, दिस डिफरेंस इन कंसंट्रेशन प्रोवाइड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर आयंस टू फ्लो डाउन व्हेन देयर रिस्पेक्टिव चैनल्स आर ओपन। वो कहता है कि ये जो है डिफरेंस है ना इसमें कंसंट्रेशन में, यानी कि अंदर पोटेशियम है, बाहर सोडियम और क्लोरीन है, तो ये कहते हैं जब चैनल ये बेसिकली प्रोसेस करने में, कम्युनिकेशन करने में ये हेल्प कर रही होती है। कंसंट्रेशन जब कम्युनिकेशन होनी होती है तो डिफरेंट चैनल्स क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। पोटेशियम जब चैनल ओपन होंगे तो पोटेशियम अंदर से बाहर निकल जाएगा, जब सोडियम और क्लोरीन आयन चैनल्स ओपन होंगे तो वो क्लोरीन बाहर से अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन जब हो रही होती है, जब एक्शन पोटेंशियल होता है, प्रोसेस होता है, उस वक्त ये प्रोसेस हो रहा होता है, ये काम हो रहा होता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। हैंस पोटेशियम आयंस वुड बी मूविंग आउट ऑफ द सेल व्हाइल सोडियम एंड क्लोरीन आयंस वुड बी मूविंग इनटू द सेल। अब ये मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल होते हैं, ये सोडियम चैनल है, ये इस वक्त बंद है। ठीक है, ये वाला इस वक्त बंद है, और पोटेशियम चैनल क्या है, ओपन है। ये आपको बता रहा हूँ बेसिकली कि ये बंद है, तो इट मीन्स कि सोडियम आयन यहाँ पर अंदर दाखिल नहीं हो सकते, और ये पोटेशियम आयन है यहाँ पर ये मतलब कि अपना प्रोसेस कर सकते हैं, यहाँ से गुजर सकते हैं। ठीक है, और ये सोडियम और पोटेशियम आयन दोनों का चैनल है, ये वाला, ये बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये ओपन है। ये आपको समझा रहा हूँ। तो मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह से चैनल जो होते हैं, यानी कि ये बेसिकली चैनल का मतलब है दरवाजे होते हैं। सोडियम के लिए, क्लोरीन के लिए, पोटेशियम के लिए दरवाजे होते हैं जो उसको अंदर या बाहर आने के लिए अलाउ करते हैं। और जब ये सारा प्रोसेस होगा, यानी कि जब कम्युनिकेशन होगी, जब एक्शन पोटेंशियल होगा, उस वक्त ये सारा प्रोसेस होता है। दिस डिफरेंस इन कंसंट्रेशन प्रोवाइड्स अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वही वाली बात हमने डिस्कस कर लिया है। एट द रेस्टिंग स्टेट द सेल इज मोस्टली परमिएबल टू पोटेशियम एज सच दिस exerts their greatest influence on the resting membrane potential out of the three ions। अब वो कहता है कि जब रेस्ट की हालत में होती है ना मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी जब रेस्ट कर रही होती है उस वक्त जो पोटेशियम आयन ओपन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया आपको, यहाँ पर पोटेशियम आयन का जो चैनल है यहाँ पर ओपन होता है, यानी कि पोटेशियम के लिए जो दरवाजा है ओपन होता है, वो गुजर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वो क्या कहता है कि ये जो आउट ऑफ 3 आयंस होते हैं ना, यानी कि जो 3 आयंस हैं, पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम,
चूंकि रेस्ट की हालत में जो है पोटाशियम का दरवाज़ा खुला होता है, तो उस वक्त इसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा उस रेस्टिंग पोटेंशियल में। रेस्टिंग पोटेंशियल जब रेस्ट की हालत में होगी, मेम्ब्रेन कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, तो उस वक्त पोटाशियम आयंस का ज़्यादा असर होता है। अच्छा, these concentration gradients are maintained by the action of the sodium potassium ATPase via active transport which in turn maintains the membrane potential। यानी कि वो कहता है कि यहाँ पर ATPase जो होते हैं ये इसको मेंटेन करते हैं, इसकी कम्युनिकेशन को, इसके बैलेंस को। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये मैंने आपको बता दिया। रेस्ट की हालत में अंदर पोटाशियम आयन ज़्यादा होते हैं, बाहर सोडियम आयन क्लोरीन आयन ज़्यादा होते हैं। अंदर जो चार्ज होगा नेगेटिव होगा, बाहर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। अब ये एक्शन पोटेंशियल से पहले की मैं आपको केमिस्ट्री बता रहा हूँ, जब एक्शन पोटेंशियल होगा, प्रोसेस होगा, तो उस वक्त हम उसको फर्दर डिस्कस करते हैं। अच्छा, उससे पहले आगे एक्शन पोटेंशियल को डिस्कस करने से पहले हम इसको पोलराइजेशन को देख लेते हैं। पोलराइजेशन क्या होता है ये समझ लेंगे तो आपको जो एक्शन पोटेंशियल है उसको अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा। पोलराइजेशन क्या होता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, पोलराइजेशन रेफर्स टू द एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं या हम न्यूरॉन की बात कर लेते हैं, पोलराइजेशन रेफर्स टू द एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस होता है ना, ये वाला जो डिफरेंस है, ये वोल्टेज का जो मेंटेनेंस है, यानी कि जो बैलेंस बना के रखा है, ये रेस्ट की हालत में जो बैलेंस बना हुआ है, कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, अंदर पोटाशियम है, बाहर सोडियम है, अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव चार्ज है, इसका ये जो डिफरेंस है ये मेंटेन करके रखना, ये पोलराइजेशन कहलाता है। ठीक है, ये जो डिफरेंस मेंटेन रखा हुआ है, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर पोटाशियम और बाहर सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये जो सारा मेंटेनेंस हुई पड़ी है, ये पोलराइजेशन कहलाती है। ठीक है, दिस वोल्टेज डिफरेंस इज क्रूशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स पर्टिकुलरली न्यूरॉन्स। वो कहता है ये जो डिफरेंस है, वोल्टेज डिफरेंस है, ये ज़रूरी होता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए न्यूरॉन्स की। ठीक है, ये पोलराइजेशन है जब वो रेस्ट की हालत में मेम्ब्रेन, थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं, जब मेम्ब्रेन रेस्ट की हालत में होती है, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, यानी कि दोनों के एक्सट्रीम में क्या होता है, दो पोल्स बने हुए हैं। ठीक है, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, तो ये क्या है, पोलराइजेशन है बेसिकली। द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑल्सो नोन एज पोलराइजेशन is that baseline electrical state of the cell membrane when the cell is not actively transmitting signals, कोई सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर रहा। टिपिकली द इनसाइड ऑफ द सेल इज नेगेटिवली चार्ज रिलेटिव टू द आउटसाइड, यानी कि अंदर वाला नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर वाला पॉजिटिव, रिजल्टिंग इन अ नेगेटिव रिजल्टिंग रेस्टिंग पोटेंशियल, जिसकी वजह से नेगेटिव रेस्टिंग पोटेंशियल हो रहा होता है। ठीक है जी, ये है हमारे पास रेस्टिंग पोटेंशियल और हमने पोलराइजेशन को भी देख लिया। अब हम आ जाते हैं एक्शन पोटेंशियल की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पर होता है 70, ये यहाँ पर 60 लिखा हुआ है, 70 होगा। ये रेस्ट की जब हालत में होगा ना, तो ये इस तरह से लाइन होती है सीधी। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं हो रहा जब रेस्ट की हालत है। ठीक है, ये लाइन सीधी होगी, यहाँ पर जो रेस्ट की हालत में होता है वो -70 पे होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। और ये देखें कम्युनिकेशन बाकायदा होती है, ये पोटाशियम चैनल है, ये सोडियम चैनल है। ठीक है, तो ये इसको हम आगे जाके देखेंगे प्रॉपर, मैं आपको इसको बता दूंगा किस तरह से प्रोसेस होता है। अच्छा, परमिएबिलिटी याद रखिएगा, ये भी कॉन्सेप्ट आपको जानना ज़रूरी है ताकि आपको जो इसकी क्लैरिफिकेशन अच्छे से हो जाए। द परमिएबिलिटी ऑफ अ मेम्ब्रेन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेम्ब्रेन बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अलाउज ओनली सेलेक्टिव सब्सटेंस टू पास थ्रू इट। ये जो मेम्ब्रेन है, इसकी ये वो खासियत या वो प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर वो ये तय करती है कि मैंने किसको अपने किस आयन को या किस एलिमेंट को अपने अंदर से गुजरने देना, किसको नहीं गुजरने देना। दिस इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। ठीक है, मेम्ब्रेन की वो खासियत, वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर वो ये तय करती है कि किसको मैंने गुजरने देना, किसको मैंने गुजरने नहीं देना। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये चैनल देखें, ये ओपन है, ये बंद है। अब ये इसका परमिएबिलिटी है। परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि उसने ये देख लिया कि ये वाले जो पोटाशियम आयंस है इनको गुजरने देना है। ठीक है, ये परमिएबिलिटी है कि उसने ये तय कर लिया कि किसको गुजरने देना, किसको गुजरने नहीं देना। अच्छा, एक होता है सेमी परमिएबिलिटी, यानी कि कुछ को गुजरने दिया, कुछ को ना गुजरने दिया। ठीक है, और एक होता है नॉन परमिएबिलिटी, कि किसी को भी नहीं गुजरने दिया, किसी भी आयन को ना गुजरने देना, वो नॉन परमिएबिलिटी होता है। परमिएबिलिटी ये तय करना इस मेम्ब्रेन की वो प्रॉपर्टी, न्यूरॉन्स के अंदर वो प्रॉपर्टी कि कौन से आयंस को गुजरने देना, कौन को नहीं, किसको नहीं गुजरने देना। द सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द वेरियस फैक्टर्स। ये जो सिलेक्शन होती है ना कि किसको गुजरने देना, किसको नहीं गुजरने देना, ये डिफरेंट फैक्टर्स पर होती है, लाइक साइज, चार्ज, सोलबिलिटी एंड सैचुरेशन।
यानी कि ये जो सिलेक्शन है कि इस आयन को गुजरने देना है, इसको आयन नहीं गुजरने देना, ये डिपेंड कर रहा होता है कुछ फैक्टर्स पर और कुछ प्रोसेस पर डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है। द मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू पोटेशियम एट रेस्ट बिकॉज मैनी चैनल्स आर ओपन। अब ये जो मेम्ब्रेन है ये परमिएबल होगी या किसके लिए? पोटेशियम आयन के लिए, जब वो रेस्ट की हालत में होगी। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो है सोडियम का, पोटेशियम का जो चैनल है वो ओपन है। रेस्ट की हालत में पोटेशियम का जो चैनल ओपन होता है, इसलिए उस वक्त ये परमिएबल होती है फॉर पोटेशियम आयंस रेस्ट की हालत में। जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है फिर ये सोडियम के लिए भी परमिएबल हो जाती है, यानी सोडियम को भी गुजरने देती है। जैसे मिसाल के तौर पर जब आप चाय बनाने के बाद आप उसको छननी से छानते हैं तो वो पत्ती जो होती है, चाय की पत्ती, वो ऊपर रह जाती है। जो लिक्विड होता है चाय यानी कि जो होती है, जो हमने पीना होता है, वो नीचे कप में चला जाता है। तो वो बेसिकली परमिएबिलिटी होती है कि किसको गुजरने देना, किसको गुजरने नहीं देना। अब आ जाते हैं, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं एक्शन पोटेंशियल की तरफ के व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल। एन एक्शन पोटेंशियल इज अ रैपिड temporary change in the membrane potential that occurs in response to a depolarizing stimulus। अब वो एक्शन पोटेंशियल वो कहते हैं कि ये रैपिड टेम्परेरी चेंज इन द मेम्ब्रेन के अंदर ये रैपिड चेंज हो रहा होता है और टेम्परेरी चेंज होता है, ठीक है। दैट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू अ डिपोलराइजिंग स्टिमुलस, और ये एक स्टिमुलस की वजह से हो रहा होता है। ऐसा जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर अचानक यानी कि रैपिडली और टेम्परेरीली यानी कि फ़ौरन होना और फिर उसके बाद ख़त्म हो जाना, एक ऐसा अमल होता है जिसको एक्शन पोटेंशियल बोला गया है। इट इज़ एन ऑल और नथिंग इवेंट दैट प्रोपोगेट्स अलोंग द न्यूरॉन्स मेम्ब्रेन अलाउइंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स। ये ऑल और नथिंग इवेंट होता है, यानी कि या होगा या तो नहीं होगा। इसको भी बताता हूँ, मैं समझाता हूँ आपको। जो कि न्यूरॉन्स के अंदर हो रहा होता है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए हो रहा होता है। ये एक्शन पोटेंशियल मैं आपको यहाँ पर डायग्राम से समझा देता हूँ। अब ये एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? ये थी मतलब कि रेस्ट की हालत थी, अचानक इसको स्टिमुलस मिला और फिर इसमें रैपिड क्या आया? रैपिड एक ये वाली यानी कि रैपिड इसमें चेंज आया, ऊपर चली गई और उसके बाद फिर ये चूंकि टेम्परेरी होता है उसके बाद इसने फिर नीचे भी आना होता है रेस्ट की हालत में, ठीक है। ये होता है एक्शन पोटेंशियल कि अचानक उसकी न्यूरॉन के अंदर जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या आया? चेंज आया और वो ऊपर चली गई, फिर उसको बाद नीचे आना है, उसने नॉर्मल होना है, ठीक है। यानी कि जब भी हम नॉर्मल हालत से अब नॉर्मल में जाते हैं तो उसके बाद हमने नीचे भी आना होता है। सिंपल सी मैं मिसाल देता हूँ, जब हमें गुस्सा आता है नॉर्मली हम क्या होते हैं, यानी कि खामोश होते हैं, सर्द मिजाज होते हैं, ठंडे मिजाज होते हैं, नॉर्मली हम गपशप कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे गुस्सा आता है हमारा पारा हाई हो जाता है, ठीक है। गुस्से में हमारा पारा हाई हुआ, उसके बाद जैसे ही गुस्सा वो खत्म हुआ, ठंडा हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर नॉर्मल हालत में आ जाते हैं। यही बेसिकली एक्शन पोटेंशियल होता है मेम्ब्रेन के अंदर, कि जब उसको गुस्सा आया तो वो फ़ौरन से ऊपर चली गई लाइन, ठीक है, और जैसे ही गुस्सा ठंडा हुआ फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गई। समटाइम वो नीचे से भी नीचे चला जाता है, नॉर्मल से भी नीचे चला जाता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये है बेसिकली एक्शन पोटेंशियल। व्हेन अ न्यूरॉन रिसीव्स अ स्ट्रॉन्ग इनफ डिपोलराइजिंग स्टिमुलस सच एज ग्रेडेड पोटेंशियल एंड रीचेज अ थ्रेशोल्ड लेवल टिपिकली अराउंड -55 मिलीवोल्ट, इट ट्रिगर्स एन एक्शन पोटेंशियल। अच्छा, अब एक एक्शन पोटेंशियल का तो हमने समझ लिया कि ये क्या होता है, कि ये एक रैपिड चेंज होता है जिसमें अचानक उसने ऊपर जाना होता है और उसके बाद उसने फिर नॉर्मल होना होता है। लेकिन वो जो उसमें जो चेंज आना होता है ना, रैपिड चेंज आना होता है, उसके लिए एक थ्रेशोल्ड होता है मेम्ब्रेन का, ठीक है। मेम्ब्रेन का थ्रेशोल्ड होता है जिसको -55 मिलीवोल्ट बोला गया है। डायग्राम से अंडरस्टैंड करेंगे आप। जो रेस्टिंग पोटेंशियल है ना, यानी कि जो नॉर्मल है वो -70 है, ठीक है। अब इसको इस -70 से मतलब कि आगे बढ़ाने के लिए या इसमें चेंज लाने के लिए इसको लाजमी तौर पर इसके थ्रेशोल्ड को टच करना है। थ्रेशोल्ड कितना होता है इसका? -55। जैसे ही ये थ्रेशोल्ड टच होगा ना, यानी कि जैसे स्टिमुलस मिलेगा और ये -55 को टच कर जाएगा, तो ये इसने क्या करना है? रैपिडली ऊपर जाना है, यानी कि रैपिडली चेंज होना है, अमल होना है, प्रोसेस होना है, कम्युनिकेशन होनी है और ये ऊपर चले जाने हैं, ठीक है। यानी कि उसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर चेंज आना है रैपिडली। अच्छा, अगर वो 70 से -50 तक नहीं जाता, जैसे कि यहाँ पर है कि वो -50 तक नहीं, 55 तक नहीं जा सका, उससे पहले खत्म हो गया, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, ठीक है, ये प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसने थ्रेशोल्ड को टच किया -55 को, तो वो अचानक से रैपिड चेंज आएगा और फिर वो उसका आगे प्रोसेस चलेगा, वो कम्युनिकेशन हो जाएगी, अगले न्यूरॉन को चली जाएगी। बेसिकली ये जो न्यूरॉन के अंदर कम्युनिकेशन होती है ये उसका प्रोसेस है,
ठीक है। कम्युनिकेशन कब होगी? जब एक्शन पोटेंशियल होगा। जब एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगी, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज नहीं जाएगा। ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज जाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। या आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन किसके थ्रू होती है? एक्शन पोटेंशियल के थ्रू होती है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है कमेंट भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो उसको भी कर लीजिएगा। अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल हो, अगर बेनिफिशियल नहीं है तो फिर आपको लाइक करने की भी जरूरत नहीं है, आप सब्सक्राइब भी नहीं करें, क्योंकि आपको अगर फ़ायदा हो रहा है तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज ना कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। न्यूरॉन्स कम्युनिकेट विद ईच अदर विया इलेक्ट्रिकल सिग्नल नोन एज एक्शन पोटेंशियल। वही वाली बात है, आगे बढ़ते एक्शन पोटेंशियल। दे आर ब्रीफ चेंजेस इन द वोल्टेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये ब्रीफ चेंज होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ड्यू टू द फ्लो ऑफ सर्टेन आयंस इनटू एंड आउट ऑफ द न्यूरॉन्स। अच्छा, अब ये जो चेंज होता है ना, ये एक्शन पोटेंशियल होता है, कैसे होता है? ये आयंस के मदद से होता है, यानी कि कुछ आयंस मेम्ब्रेन के अंदर जाते हैं, कुछ बाहर निकलते हैं। ठीक है, इसको भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब ये जो होता है ना एक्शन पोटेंशियल होता है, इसके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, एक तो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया था ऑल और नथिंग इवेंट। ऑल और नथिंग का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर प्रोसेस होगा। अच्छा, अब ये होता है कि जब ये एक दफ़ा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ से एक दफ़ा स्टिमुलस से स्टार्ट हो जाएगा, इसको थ्रेशोल्ड तक पहुँच जाएगा ना, तो ये फिर इसने होना ही होना है। ठीक है, इसने फिर होना ही होना है। या तो ये नहीं होगा या फिर होगा, या तो एक्शन पोटेंशियल होगा या फिर नहीं होगा। ये नहीं होगा कि ये दरमियाना इतना सा हो जाए, दरमियान से हो जाए, और या थोड़ा सा हो जाए और उसके बाद ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। या ये मतलब आधा हो और आधा ना हो, आधा हो और इसमें बीच में रह जाए या बीच में ना रहे, ये सिलसिला नहीं होगा। ये ऑल और नथिंग का मतलब है या तो ये एक्शन पोटेंशियल वाला प्रोसेस होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये दरमियान वाली बात कोई नहीं होगी, इसलिए इसको ऑल और नथिंग बोला गया है कि या तो ये प्रोसेस होगा या नहीं होगा। एक दफ़ा स्टार्ट हो गया तो फिर ये होगा, अगर स्टार्ट नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्या होता है? ये कुछ फैक्टर्स इस पे होते हैं जब ये एक्शन पोटेंशियल होता है ना, तो एक तो डीपोलराइजेशन होता है, दूसरा रीपोलराइजेशन होता है, तीसरा हाइपर पोलराइजेशन होता है। अब इन फैक्टर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। डीपोलराइजेशन। Depolarization refers to the change in the electrical state of a cell membrane in which the membrane potential becomes less negative or even positive. It is a process characterized by shift in the membrane potential towards a less polarized state. वो कहते हैं कि जब ये चेंज होता है उसकी मेम्ब्रेन की स्टेट में, जब उसको क्या मिलता है, जब उसको कोई स्टिमुलस मिलता है ना, तो उस वक्त रैपिड जो चेंज आ रहा होता है, यानी कि उसने ऊपर जो जाना होता है, रैपिड उसके अंदर हाईनेस आनी होती है। ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। रेफर्स टू द चेंज इन द इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन इन विच द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स लेस नेगेटिव। वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, या फिर पॉजिटिव हो जाती है। इट इज प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय अ शिफ्ट इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल टुवर्ड्स अ लेस पोलराइज्ड स्टेट। अब ये कहता है प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय अ शिफ्ट इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल टुवर्ड्स अ लेस पोलराइज्ड स्टेट। अब ये लेस पोलराइज्ड स्टेट की तरफ जाती है, यानी कि यहाँ पर तो पोलराइज थी ना, जब वो रेस्ट की हालत में तो पोलराइज हो गई, तो अब इसने फिर क्या करना है? लेस पोलराइज, यानी कि पोलराइज से हटना है इसने, तो वो उसको डीपोलराइजेशन बोलेंगे। मेम्ब्रेन का पोलराइजेशन से हटना, रेस्ट की फॉर्म से हट जाना, उसको डीपोलराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, यानी कि उसमें प्रोसेस होना, उसका उस ग्राफ का ऊपर चला जाना, उसको डीपोलराइजेशन बोलते हैं। अच्छा, इसमें फर्दर क्या होता है? आफ्टर द मेम्ब्रेन पोटेंशियल रैपिड इंक्रीज एज वोल्टेज ग्रेडेड सोडियम चैनल्स ओपन। अच्छा, जब ये होते हैं ना डीपोलराइजेशन, तो सोडियम चैनल क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। ठीक है, सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। कहाँ है सोडियम चैनल वाला? हाँ, ये देखें, सोडियम चैनल क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। ये वाले जो सोडियम चैनल हैं ये ओपन हो जाएंगे और फिर सोडियम क्या अंदर आना शुरू कर देगा। ठीक है, जब ये डीपोलराइजेशन का अमल होता है। allowing an influx of sodium ions into the neuron to so charge will be negative outside and positive inside. अच्छा, जब हमने ऊपर डिस्कस किया था, हमने ये वाला ऊपर डिस्कस किया था, इसको मैं चलो पिक्चर को, ये हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जब ये रेस्ट की हालत में होगी ना तो सोडियम आयन बाहर होते हैं, ठीक है, और बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन जब ये इसका चैनल ओपन होगा ना तो सोडियम आयन के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे और अंदर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बाहर क्या रह जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब बाहर से जो पॉजिटिव चार्ज अंदर शिफ्ट हो जाएगा तो बाहर नेगेटिव हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसको जहन में बिठा लीजिएगा। अच्छा, इन्फ्लक्स का मतलब होता है अंदर आना। दिस कॉजेज अ रैपिड एंड सब्सटेंशियल डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिवर्सिंग इट्स पोलैरिटी।
In resting potential charge is minus 70 millivolt, but for depolarized threshold charge is minus 55 millivolt, means that when charge decreases to minus 55 millivolt then action potential generated। वही वाली बात जो हमने ऊपर भी डिस्कस की है कि जब जो चार्ज होगा minus 55 पर पहुंच जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कि एक्शन होगा और चार्ज जनरेटर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऊपर चली जाएगी ये वाली जो लाइन होती है। उसके बाद है रीपोलराइजेशन। जब इसने ये प्रोसेस होना है, इस ग्राफ ने ऊपर जाना है तो इसने जाहिर सी बात है वो नीचे भी आना है। जैसे हमें गुस्सा आता है तो वो जो पारा हमारा हाई होता है तो फिर उसने नीचे भी आना होता है। उस पारे को नीचे आने का या नॉर्मल हालत की तरफ आने का जो प्रोसेस है उसको रीपोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर है, आप देख सकते हैं ये वाला ऊपर से उसका नीचे आना, ये क्या है, कहलाता है रीपोलराइजेशन। ये था नीचे से ऊपर आना, ये नीचे से ऊपर से नीचे आना, रीपोलराइजेशन। अच्छा, द रीपोलराइजेशन रेफर टू द प्रोसेस इन विच द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ सेल रिटर्न्स टू इट्स रेस्टिंग स्टेट आफ्टर डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन यानी कि उसका ऊपर जाना, वो कहते हैं उसके बाद उसने जो नीचे आना होता है, उस नीचे आने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। आफ्टर रीचिंग इट्स पीक पॉजिटिव पोटेंशियल द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स क्लोज। जब ये ऊपर चला जाता है यानी कि जब ये यहाँ पर पहुंच जाना है तो उस वक्त सोडियम आयन सोडियम जो गेट है वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और फिर जब वो नीचे आने लगता है तो उस वक्त जो पोटाशियम जो गेट होता है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। दिस अलाउज पोटाशियम आयंस टू एग्जिट द न्यूरॉन लीडिंग टू रीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिस्टोरिंग इट टू इट्स नेगेटिव रेस्टिंग स्टेट। अब चूंकि जो रेस्ट की हालत में नेगेटिव स्टेट होती है इसकी, ठीक है, तो वो कहते हैं रीपोलराइजेशन में क्या होता है, जो पोटाशियम आयंस का जो गेट है वो खुल जाता है और पोटाशियम आयन अंदर से बाहर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम आयन पहले ही अंदर आ चुके हैं, तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए पोटाशियम आयन को बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाएगा तो वो फिर क्या होगा, बैलेंस होगा, ठीक है। यहाँ तक ये देखिए, जब ये पोटेंशियल होगा ना, जब ये प्रोसेस होगा तो वो पोटाशियम आयन के जो गेट खुल जाते हैं और सोडियम के बंद हो जाते हैं और पोटाशियम बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो फिर वो क्या हो जाता है, नॉर्मल होने की कोशिश करता है वो सिस्टम सारा। इसको रीपोलराइजेशन बोलते हैं। when charge exit from inside to outside then charge will be negative inside। जब वो कहता है कि जो चार्ज है अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव जो चार्ज होता है, तो देन चार्ज विल बी नेगेटिव इनसाइड। फिर वो अंदर उसी तरह से जैसे पहले था ना, यानी कि रेस्ट की हालत में अंदर चार्ज नेगेटिव था तो और बाहर पॉजिटिव था, तो उसी हालत में वापस आ जाएगा ये, ठीक है, जब ये चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। अब जब यहाँ पर पहुँचेगा ना, जब आपका ये रेस्ट की हालत में पहुँचेगा तो जाहिर सी बात है फिर ये चीज़ें बैलेंस होगी, तो रेस्ट की हालत में आता है ना, तो फिर अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अच्छा, एक और कंडीशन होती है, वो होती है हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन क्या होता है? हाइपरपोलराइजेशन रेफर टू अ चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ सेल इन विच द पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव और फर्दर फ्रॉम द रेस्टिंग पोटेंशियल। इट इज द ऑपोजिट ऑफ डीपोलराइजेशन वेयर द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स लेस नेगेटिव और मोर पॉजिटिव। अच्छा, अब वो कहता है कि जो हाइपरपोलराइजेशन है ना, उसमें क्या होता है, अब ये रीपोलराइजेशन था यानी कि जो नॉर्मल कंडीशन की तरफ वापस आ रही थी हालत, मतलब मेम्ब्रेन, लेकिन ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि नॉर्मल होने की बजाय समटाइम वो जो लाइन है या वो जो एक्शन है ना, वो मेम्ब्रेन है वो नीचे चली जाती है, ठीक है, यानी कि पोटाशियम आयन ज़्यादा बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर पोटाशियम आयन बाहर निकल रहे थे ना, तो जब पोटाशियम आयन का गेट खुला रहे और ज़्यादा पोटाशियम आयन बाहर निकले तो वो फिर जो लाइन है, वो जो मेम्ब्रेन है, ज़्यादा ही नीचे चली जाती है। उस ज़्यादा नीचे जाने के अमल को हाइपरपोलराइजेशन बोलते हैं। वो क्यों जाता है? क्योंकि पोटाशियम आयन ज़्यादा बाहर निकल जाते हैं, उसका जो गेट खुला रहता है, इसको हाइपरपोलराइजेशन बोलते हैं। इन सम न्यूरॉन्स रिपोलराइजेशन कैन ओवरशूट द रेस्टिंग पोटेंशियल, यानी कि ओवरशूट कर जाते हैं, ठीक है, जब रिपोलराइजेशन हो रही होती है। कॉजिंग अ टेम्परेरी हाइपरपोलराइजेशन, वो यानी कि वो नॉर्मल से भी नीचे चला जाता है मामला। दिस अकर्स ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड ओपनिंग ऑफ पोटाशियम चैनल्स, ये पोटाशियम चैनल ज़्यादा देर खुले रहते हैं, उस वजह से होता है। लीडिंग टू एन एक्सेसिव इफ्लक्स, यानी कि इफ्लक्स का मतलब बाहर निकलना, ऑफ पोटाशियम आयंस इन हाइपरपोलराइजेशन चार्ज बिकम मोर लेस देन नॉर्मल माइनस 70 मिलीवोल्ट। अच्छा, वो कहते हैं जो हाइपरपोलराइजेशन का अमल जब होगा ना, तो उस वक्त चार्ज नॉर्मल क्या होता है, -70, इस -70 पे आके उसने रुकना था। लेकिन जब चार्ज इससे भी कम हो जाएगा, -70 से भी आगे चला जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। तो उस वक्त हाइपरपोलराइजेशन होती है जब चार्ज -70 से भी नीचे चला जाता है, ठीक है, यानी कि -75, -80, -90 हो जाएगा, तो वो फिर नीचे चला जाएगा।
ठीक है। अच्छा, ये जो माइनस में होती है ना चीज़ें, रकम जो वैल्यू माइनस में होती है वो छोटे वाली बड़ी होती है और बड़े वाली छोटी होती है, नेगेटिव वाली, यानी कि -70 बड़ा होगा, -80 छोटा होगा। तो इसलिए मैंने बोला कि चार्ज जब -70 से लेस हो जाएगा तो उस वक्त हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है। अच्छा, उसके बाद रेस्टिंग स्टेट आती है। द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इवेंचुअली रिटर्न्स टू द रेस्टिंग पोटेंशियल थ्रू द एक्शन ऑफ द आयन चैनल्स एंड पंप्स रीस्टेब्लिशिंग द नॉर्मल इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ द न्यूरॉन। अब चूंकि इसने हाइपरपोलराइजेशन के बाद भी इसने नॉर्मल हालत में आना होता है, तो वो जो नॉर्मल हालत होती है गेट्स की, जो आयंस के गेट होते हैं उनकी वजह से, पंप्स की वजह से उसको दोबारा वापस ले आती हैं, उसको बोलते हैं फिर रेस्टिंग स्टेट। नॉर्मल जो हालत होती है जिसमें जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये भी रेस्टिंग हालत थी, यहाँ से स्टिमुलस मिला तो सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। 1 2 3 4 और 5वां जो स्टेप है वो फिर रेस्टिंग हालत स्टेट में वापस आ जाता है। ठीक है, मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ जल्दी से। हमारे पास जब एक्शन पोटेंशियल होना होता है तो मेम्ब्रेन में जो मेम्ब्रेन है नॉर्मल जब होती है रेस्ट की हालत में तो वो -70 मिली वोल्ट उसका चार्ज होता है। ठीक है, इसमें रेस्टिंग हालत में होती है। लेकिन जब यहाँ पर इसको स्टिमुलस मिलता है और इसका जो थ्रेशोल्ड -55 थ्रेशोल्ड जब टच होता है, थ्रेशोल्ड का मतलब जब यहाँ पर टच होगी, यहाँ पर जो मतलब कि वो चार्ज इतना हो जाएगा कि -70 को टच कर जाए, तो उस वक्त उसने फिर आगे जाना ही जाना है, उसने ऊपर जाना ही जाना है। ठीक है, तो वो फिर डीपोलराइजेशन होती है, उसका ऊपर जाना डीपोलराइजेशन, यानी कि उसका रेस्ट की हालत से यानी कि रेस्ट की हालत उसकी बदल जाना डीपोलराइजेशन कहलाती है। उस वक्त क्या होता है, सोडियम जो गेट्स हैं वो खुल जाते हैं, सोडियम गेट खुलेंगे तो वो अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो जब अंदर चले जाएंगे तो अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अच्छा, अब चूंकि जो डिसबैलेंस हो गई हैं चीज़ें, ठीक है, अब डिसबैलेंस हुई हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए उसको रीपोलराइजेशन करना पड़ती है। रीपोलराइजेशन यानी कि उसको वापस रेस्ट की हालत में लाना होता है। जब रीपोलराइजेशन होती है तो हमने जो चूंकि सोडियम आयन अंदर आ गए हैं, पहले पोटेशियम आयन भी अंदर काफ़ी सारे मौजूद हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें अंदर से कुछ निकालना पड़ता है। अंदर से क्या निकलेगा, पोटेशियम आयन निकलेंगे। जब ये रीपोलराइजेशन होती है तो पोटेशियम आयन वाला गेट खुल जाता है। ठीक है, तो पोटेशियम आयन बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और फिर वही वाला अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन वो कहते हैं पोटेशियम आयन अगर ज़्यादा निकल जाए तो वो फिर नीचे चला जाता है, ज़्यादा ही, उसको हाइपरपोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, हाइपरपोलराइजेशन जब हो जाती है तो उस वक्त फिर जो चैनल्स हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो नॉर्मल हालत में ना, लेकिन इसको वापस जब गुस्से से उसको ठंडा करते हैं या नॉर्मल करते हैं तो वो फिर रेस्ट की हालत में दोबारा से आ जाती है। ये सारा एक्शन पोटेंशियल का प्रोसेस था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये एक और यहाँ पर मैंने लगा दी है डायग्राम। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 55 है, ठीक है, और ये 70 है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। ये -70 नॉर्मल और -55 क्या है, यहाँ से उसको स्टिमुलस मिला और थ्रेशोल्ड मिला और आगे गया। ठीक है, ये यहाँ पर आप डायग्राम की फॉर्म में भी इसको समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, आई होप कि अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, ये इस तरह से एक्शन पोटेंशियल का ये सारा प्रोसेस, इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं विया डायग्राम। अच्छा, एक और मैं आपको चीज़ दिखाना चाह रहा था, यहाँ पर देखिएगा। हाँ जी, ये वाली चीज़। अब ये एक्शन पोटेंशियल हो रहा है। ठीक है, ये एक्शन पोटेंशियल हो रहा है। अब ये एक हमारे पास वीडियो की फॉर्म में है। ठीक है, ये रेस्टिंग में था, रेस्टिंग भी है। ठीक है, रेस्ट में हुआ। अब ये डिपोलराइजेशन हुई, थ्रेशोल्ड मिला, डिपोलराइजेशन राइज हुआ। ठीक है, और पीक में गया, फिर नीचे को आया, फिर हाइपरपोलराइजेशन। ये सारा प्रोसेस हो रहा है और ऊपर कैसे वो सोडियम और पोटेशियम आयन कैसे निकल रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर भी मिस्टेक है, ये -70 आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को देखते हैं। अच्छा जी, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल कि एक्शन पोटेंशियल कैसे होता है, वैसे हमने डिस्कस तो कर लिया, लेकिन एक अलग से एक दफ़ा इसको देख लेते हैं ताकि आपको वो चीज़ें हैं अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाएं। जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेट द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अच्छा, ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेट द मेम्ब्रेन पोटेंशियल अराइजेस बिकॉज द मेम्ब्रेन इज प्रीडोमिनेंटली परमिएबल टू पोटेशियम आयन। वो कहता है कि जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है अराइज होता है बिकॉज द मेम्ब्रेन, मतलब कि जब रेस्ट की हालत में होती है ना, पोटेशियम का जो गेट है वो खुला होता है। ठीक है, एन एक्शन पोटेंशियल बिगिंस एट द एक्सोन हाइलॉक एज द रिजल्ट ऑफ डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन होती है तो वो उसमें मतलब कि वो हाई ऊपर चला जाता है। ड्यूरिंग डिपोलराइजेशन वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल ओपन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस। अच्छा, वही वाली बात, ओपन जो सोडियम चैनल है वो ओपन हो जाते हैं और वो अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। एज द सोडियम आयन रश बैक इनटू द सेल देयर पॉजिटिव चार्ज चेंजेस पोटेंशियल इनसाइड द सेल फॉर्म नेगेटिव टू मोर पॉजिटिव।
यानी कि वो फिर जब अंदर जाते हैं तो अंदर वाला क्या हो जाता है, उसका नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। एज सोडियम आयन रश बैक इनटू द सेल, जब वो वापस आते हैं तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। ये इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। इफ अ थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इज रीच्ड देन एक्शन पोटेंशियल इज प्रोड्यूस्ड, एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, जैसे हमने डिस्कस किया है। एक्शन पोटेंशियल विल ओनली अकर इफ अ थ्रेशोल्ड इज रीच, जब थ्रेशोल्ड को टच करेगा तो उस वक्त ही ये होता है। Additionally, if the threshold is reached, then the response of the same magnitude is always elicited, वो same response आता है irrespective of the strength of the stimulus। जो एक दफ़ा वो कहते हैं कि threshold तक पहुंच गया ना तो फिर प्रोसेस होना ही होना है, जब हमने ऊपर अभी देख लिया था, ठीक है। ये नहीं फिर बाद में इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि स्टिमुलस कितना है, कैसा है, क्यों है, ठीक है। एक दफ़ा वो थ्रेशोल्ड को टच कर गया तो फिर उसने आगे बढ़ना ही बढ़ना है। वही वाली बात, इस चीज़ को हम फिर क्या बोल सकते हैं, ऑल और नथिंग प्रोसेस, ऑल और नथिंग फिनोमेना भी कह सकते हैं। वंस द सेल हैज़ बीन डीपोलराइज्ड द वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स बिगन टू क्लोज, वही वाली बात कि जब ये डीपोलराइज हो गया, ऊपर चला गया तो वो सोडियम आयन वाला जो गेट है वो बंद हो जाएगा, पोटेशियम वाला क्या है वो खुल जाएगा और वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, फिर वो उसको रिपोलराइजेशन बोलते हैं। रिपोलराइजेशन होती है, उसके बाद फिर क्या हो सकता है, डीपोलराइजेशन होती है, उसको भी हाइपर पोलराइजेशन हो सकती है, जिसको हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। तो ये इस तरह से होता है सारा प्रोसेस। ऊपर हमने जस्ट डिस्कस किया था, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, अगर आपको लिखना पड़े तो, ठीक है जी। ये डायग्राम थोड़ा सा यहाँ पर फिर मिस्टेक है, 70 आएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। एक और चीज़ है इसके अंदर, रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है। अच्छा जी, कहाँ लिखा है मैंने इसको, हाँ, ये रिफ्रैक्टरी पीरियड, जब वो जो हाइपर पोलराइजेशन होती है ना, वो हाइपर पोलराइजेशन जब नीचे से इस तरह से ग्राफ बनता है ना, तो उसके दरमियान वाला एक पीरियड होता है, उसको रिफ्रैक्टरी पीरियड के बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्शन पोटेंशियल, द रिफ्रैक्टरी पीरियड रेफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम following the generation of an action potential during which the neuron is temporarily unresponsive to further stimulation। ये वो सिचुएशन होती है जब जिस वक्त जो न्यूरॉन है ना वो किसी और एक्शन पोटेंशियल के लिए तैयार ही नहीं होता, वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। अब अच्छा, एक्शन पोटेंशियल जब होता है ना तो इसका ये मतलब नहीं कि एक एक्शन पोटेंशियल हो रहा है तो वही हो रहा है, नहीं, वो बहुत सारे एक्शन पोटेंशियल हो रहे हैं, एक ने होना है फिर उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, यानी कि कंटिन्यूसली ये चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये हमें बता रहा है थोड़ा सा नैरो करके कि जब ये जो डीपोलराइजेशन होती है ना, या सॉरी हाइपर पोलराइजेशन होती है, तो उस वक्त एक पीरियड होता है, ये वाला पीरियड, उस वक्त जो है न्यूरॉन फर्दर जो एक्शन पोटेंशियल का प्रोसेस है ना वो करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होता। होना तो ऐसे चाहिए ना कि यहाँ से ऊपर से ऐसे आए तो यहाँ से फिर ऊपर जाए, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, यानी कंटिन्यूसली होता रहे प्रोसेस। लेकिन जैसे ही वो हाइपर पोलराइजेशन में जाएगा तो उस वक्त वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा अगले एक्शन पोटेंशियल के लिए, ठीक है, अगले पोटेंशियल के लिए वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, क्योंकि वो जो रेस्टिंग स्टेट है या रेस्टिंग पोजीशन है या नॉर्मल पोजीशन है उससे भी नीचे जा चुका है। जब उससे भी नीचे जाएगा तो वो उस वक्त वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, या उस वक्त वो रेडी नहीं होगा अगली पोटेंशियल के लिए। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। अच्छा, ये दो तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। दिस इज द जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, वो क्या होता है, दिस इज द इनिशियल फेज ऑफ द रिफ्रैक्टरी पीरियड ड्यूरिंग विच द न्यूरॉन इज कंप्लीटली अनरिस्पॉन्सिव टू एनी फर्दर स्टिमुलेशन। अच्छा, ये वो अमल होगा हाइपर पोलराइजेशन में जब जो न्यूरॉन बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, ज़रा सा भी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। इट अकर्स इमीडिएटली आफ्टर द जनरेशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल एंड लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। ये उस वक्त होता है जब एक्शन पोटेंशियल हो जाता है ना, यानी कि जब एक्शन पोटेंशियल हो रहा है, एक चीज़ जब प्रोसेस के अंदर है तो वो उस वक्त दूसरे को तो नहीं रिस्पॉन्स कर सकेगी ना, तो वो कहते हैं उस वक्त होता है जब एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद है जी, ये कहते हैं बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होता है, अराउंड 1 मिली सेकेंड के लिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स दैट वर एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द डीपोलराइजेशन फेज ऑफ द एक्शन पोटेंशियल आर इनएक्टिवेटेड एंड कैन नॉट बी रिस्पॉन्ड। एज अ रिजल्ट इट इज फिजियोलॉजिकली इम्पॉसिबल फॉर द न्यूरॉन टू जनरेट another एक्शन पोटेंशियल। वही वाली बात जो हमने डिस्कस की है, रिगार्डलेस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस अप्लाइड। कहते हैं कैसा भी स्टिमुलस आप उसको दे दें, न्यूरॉन अगला एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं करेगा, वो रेडी नहीं होगा, वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। एक तो ये कि जब हाइपरपोलराइजेशन होती है, जब दूसरा ये उस वक्त होगा जब आपका न्यूरॉन ये वाला प्रोसेस कर रहा है,
ठीक है। ये वाला जब प्रोसेस हो रहा है उस वक्त भी वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। इस पीरियड को हाइपर वो रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं और इस पीरियड को भी रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। वो वाला पीरियड, वो वाला टाइम जब वो अगले मैसेज के लिए रेडी ना हो, वो उसको रिस्पॉन्स ना करे, तो उसको वो क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड। अच्छा, उसके बाद दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। Following the absolute refractory period, there is a subsequent phase known as the relative refractory period. एक तो एब्सोल्युटली है ना कि उस वक्त तो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद वाला जो ड्यूरेशन आती है, उसके बाद वाला एक पीरियड आता है। During this period, the neuron has repolarized and the voltage gated sodium channels have returned to their resting state. उसके बाद क्या होता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड के बाद साथ एक रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। उस वक्त क्या होता है, जो चीज़ें हैं नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, वापस नॉर्मल आने की वो तैयारियां होती हैं, यानी कि वो जो मेम्ब्रेन है वो अपने नॉर्मल हालत में आना शुरू हो जाती है। हाउएवर द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज स्टिल मोर नेगेटिव दैन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ड्यू टू द कंटिन्यूड इफ्लक्स ऑफ द पोटेशियम आयन। इस वक्त वो कहते हैं कि अभी भी वो नॉर्मल नहीं है क्योंकि इफ्लक्स हो रही है, पोटेशियम आयन निकल रहे हैं। इन दिस स्टेट द न्यूरॉन कैन जनरेट अनदर एक्शन पोटेंशियल। इस वक्त वो फिर जब कहते हैं ये वाली स्टेट होती है तो उस वक्त एक और एक्शन पोटेंशियल क्या हो, जनरेट हो सकता है, बट ओनली इफ द स्टिमुलस इज स्ट्रॉन्गर देन द यूजुअल थ्रेशोल्ड। उस वक्त पहली बात तो ये कि वो होगा ही नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि उस वक्त जब पोटेशियम आयन निकल रहे हैं उस वक्त हो सकता है, लेकिन एक शर्त है। उसके लिए शर्त क्या है कि वो जो स्टिमुलस है ना, अपने एक्शन पोटेंशियल अगर जनरेट करवाना है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए पहले वाले से, ठीक है। द रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड प्रोवाइड्स अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर अ सब्सिक्वेंट एक्शन पोटेंशियल टू बी जनरेटेड ऑल्दो इट रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल स्टिमुलस। आपको यहाँ पर हो सकता है एक्शन पोटेंशियल, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस चाहिए होता है। याद रखिएगा, दो चीज़ें हैं, कंफ्यूज नहीं होना। एक तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है, इसके अंदर तो बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं करेगा ना, जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग आप स्टिमुलस ले आए। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड ऐसा होता है जिसके अंदर वो प्रोसेस के दौरान ही रिस्पॉन्स कर देगा, लेकिन आपको स्टिमुलस उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे चीज़ों को। द रिफ्रैक्टरी पीरियड्स play important role in the regulating the firing patterns of neurons and ensuring the proper transmission of electrical signals. They prevent the neuron from firing too frequently or undergoing tectonic, वही वाली बात है, कैसे इसको मतलब चीज़ें हो रही होती हैं, फायर कर रही होती हैं, which could lead to the excessive neural activity or depletion of cellular neural resources। यानी कि वो कैसे अगला जो है रिफ्रैक्टरी पीरियड के दौरान कैसे मतलब एक्शन पोटेंशियल होगा उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, ये वाला प्रोसेस जो रिफ्रैक्टरी पीरियड वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है जी प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? प्रोपोगेशन यानी कि जो मेम्ब्रेन होती है ना, न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है जिसमें से आगे चीज़ें कम्युनिकेशन जानी है, वो चार्ज जाना है, वो जो प्रोसेस को प्रोपोगेशन बोलते हैं, ठीक है। उसका न्यूरॉन से आगे जाने का, एक्सॉन से गुजरने का जो अमल है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल आल्सो नोन एज नर्व इंपल्स प्रोपोगेशन, ठीक है। इसको नर्व इंपल्स प्रोपोगेशन भी बोलते हैं, यानी कि उसका जो मेम्ब्रेन में से गुजर के आगे जाना है, प्रोसेस को कंप्लीट करना है। रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच एन एक्शन पोटेंशियल इज ट्रांसमिटेड अलोंग द लेंथ ऑफ एन एक्सॉन। एक्सॉन से वो गुजर रहा होता है, उसको बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। यानी कि ये वाला एक्सॉन है ना, इसमें से जब वो गुजर रहा होगा, हमारा जो मैसेज या चार्ज गुजर रहा होगा, उसको बोलेंगे प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल्स आर प्रोपोगेटेड अलोंग द एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन्स विया लोकल करंट्स, यानी कि लोकल करंट्स के थ्रू हो रहा होता है वो एक्शन पोटेंशियल। लोकल करंट्स इंड्यूस डिपोलराइजेशन ऑफ द एडजेसेंट एक्सोनल मेम्ब्रेन, वही वाली डिपोलराइजेशन होती है। वेयर दिस रीचेज आर थ्रेशोल्ड फर्दर एक्शन पोटेंशियल्स आर जनरेटेड, वो मतलब कि थ्रेशोल्ड तक पहुंचती है, फिर जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं। द एरियाज ऑफ मेम्ब्रेन that have recently depolarized will not depolarize again due to the refractory period। वही वाली बात, रिफ्रैक्टरी पीरियड की वजह से वो दोबारा से डिपोलराइज नहीं होती, मीनिंग दैट द एक्शन पोटेंशियल विल ओनली ट्रैवल इन वन डायरेक्शन, यानी कि जो एक्शन पोटेंशियल है सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा। ये नहीं कि आप मतलब कि एक प्रोसेस हो रहा है तो उसमें ही दूसरा, जैसे हमने ऊपर डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अच्छा, उसके बाद दो तरह की मेम्ब्रेन होती हैं। मेम्ब्रेन की जो दो तरह की चीज़ें होती हैं, दो तरह की चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। द लोकल करंट्स वुड इवेंचुअली डिक्रीज इन चार्ज अंटिल अ थ्रेशोल्ड इज नो लॉन्गर रीच्ड। वो कहते हैं कि उस वक्त तक मतलब कि डिक्रीज नहीं होती जब तक
जब तक वो मतलब कि थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच जाती, द डिस्टेंस दैट दिस वुड टेक डिपेंड्स ऑन द मेम्ब्रेन कैपेसिटेंस। ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो मतलब कि है कि उस वक्त तक वो नहीं डिक्रीज़ होगी या इंक्रीज़ नहीं होगी, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, मेम्ब्रेन कैपेसिटेंस और मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस। मेम्ब्रेन कैपेसिटेंस क्या होता है? द एबिलिटी टू रिस्टोर चार्ज को रिस्टोर करने की जो एबिलिटी है मेम्ब्रेन कैपेसिटेंस होती है। इसको फर्दर देखते हैं। मेम्ब्रेन कैपेसिटेंस रेफर टू द एबिलिटी ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन टू रिस्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड it is fundamental property of neurons and other excitable cells. It plays a crucial role in the electrical signaling and integration of neuronal activity. वो कहता है इसी पर डिपेंड कर रहा होता है कि जो एक्टिविटी है कैसे होनी है, कब होनी है, ठीक है। जितनी ये जो कैपेसिटी चार्ज को स्टोर करने की नहीं और चार्ज पर ही डिपेंड करती है कि कैसे एक्टिविटी होनी है, कैसे कम्युनिकेशन होनी है। अच्छा, द लोअर कैपेसिटेंस, अब ये जो चार्ज कम होगा, रिजल्ट्स इन अ ग्रेटर डिस्टेंस बिफोर द थ्रेशोल्ड इज नो लॉन्गर रीच्ड। अब वो कहते हैं कि जितना ये जो कैपेसिटेंस है, ये चार्ज कम होगा ना, उतना ही थ्रेशोल्ड का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ही यानी कि टाइम ज़्यादा लगेगा थ्रेशोल्ड तक पहुंचने में, जितनी कैपेसिटी कम होगी मेम्ब्रेन की। जितना चार्ज कम होगा उतनी ही जो है थ्रेशोल्ड तक पहुंचने में क्या होगा, फासला होगा, डिस्टेंस होगा, टाइम लगेगा। मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस, दूसरी इसकी जो एबिलिटी है। मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस आल्सो नोन एज मेम्ब्रेन कंडक्टेंस। मेम्ब्रेन कंडक्टेंस refer to the property of the cell membrane that determine how ions can flow across it. ये वो मतलब कि मेम्ब्रेन में से कैसे आयंस फ्लो करेंगे, कैसे कम्युनिकेट होगी, कैसे आगे जाएगी, ट्रांसमिशन होगी, ये मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। इट क्वांटिफाइज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मेम्ब्रेन टू द मूवमेंट ऑफ आयंस एंड इज एन एसेंशियल फैक्टर इन डिटर्मिनिंग द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ न्यूरॉन। वो कहता है कि इसी पर डिपेंड करेगा कि मूवमेंट क्या होगी, कैसे होगी, किस तरह से आयंस जाएंगे, कौन से आयंस जाएंगे, ठीक है। दिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयन चैनल्स ओपन। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा चैनल ओपन है, कौन सा ओपन नहीं है। यानी कि अगर ओपन नहीं है तो इट मीन्स कि वो रेजिस्टेंस कर रही है ना मेम्ब्रेन, आयंस को जाने नहीं दे रही, इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। द लोअर द नंबर ऑफ चैनल्स ओपन, अगर लोअर होंगे, कम होंगे, द ग्रेटर मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस इज, यानी कि चैनल अगर कम होंगे, जाहिर सी बात, अगर कम चैनल ओपन है, कम दरवाजे खुले हैं तो रुकावटें ज़्यादा है ना, रुकावट ज़्यादा है, उसको मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस ज़्यादा बोलेंगे। द हायर मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस रिजल्ट्स इन अ ग्रेटर डिस्टेंस बिफोर द थ्रेशोल्ड इज नो लॉन्गर रीच्ड। और अगर वह ये ज़्यादा मतलब कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा वो प्रोसेस होने में या वो एक्शन पोटेंशियल होने में, थ्रेशोल्ड तक पहुँचने में, ठीक है। ये था हमारे पास मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट टॉपिक है हमारे पास माइलिनेटेड एक्सॉन, यानी कि वो माइलिन शीट को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि माइलिन शीट क्या होती है, कैसे काम करती है। इन ऑर्डर टू अलाउ रैपिड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू अ न्यूरॉन एंड मेक देम एनर्जी एफिशिएंट, सर्टेन न्यूरोनल एक्सॉन्स आर कवर्ड बाय अ माइलिन शीट। जो न्यूरॉन्स है वो कवर्ड होते हैं माइलिन शीट से, ठीक है। ये चूंकि इसमें से कम्युनिकेशन होनी होती है ना। द माइलिन शीट सराउंड्स द एक्सॉन टू फॉर्म एन इंसुलेटिंग लेयर। अब ये जो माइलिन शीट है ना, इसने न्यूरॉन को क्या कर रखा होता है, इसको एक्सॉन को कवर कर रखा होता है माइलिन शीट ने, इस एक्सॉन को, ठीक है, इसको कवर कर रखा होता है। Along a myelinated axon there are periodic gaps where there is no myelin and the axonal membrane is exposed. अब वो कहता है कि ये जो एक्सॉन होता है ना, इसमें कुछ गैप्स होते हैं, ये वाले गैप्स आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये गैप्स होते हैं कुछ, ठीक है, ये नीचे भी आप देख सकते हैं, ये गैप्स हैं। अच्छा, ये क्या होता है, यहाँ पर मेम्ब्रेन क्या होती है, एंड द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज एक्सपोज, यहाँ पर एक्सपोज होती है एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन। दीज गैप्स आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवायर, इनको नोड्स ऑफ रेनवायर कहते हैं, ठीक है। इन कंट्रास्ट टू माइलिनेटेड सेक्शंस ऑफ द एक्सॉन दैट लैक वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स, नोड्स ऑफ रेनवायर हार्बर अ हाई डेंसिटी ऑफ आयन चैनल्स। यहाँ पर इनकी आयन चैनल की क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है नोड्स ऑफ रेनवायर पर। दिस मीन्स दैट एन एक्शन पोटेंशियल कैन ओनली अकर एट द नोड्स। इसका मतलब ये है कि जो एक्शन पोटेंशियल है ना, नोड्स पर ही होता है, ठीक है। यहाँ पर चूंकि जो डेंसिटी होती है यहाँ पर ज़्यादा होती है, तो जो एक्शन पोटेंशियल है वो यहीं पर हो रहा होता है, नोड्स पर। द माइलिन शीट स्पीड्स अप द कंडक्शन बाय इंक्रीजिंग द मेम्ब्रेन रेजिस्टेंस एंड रिड्यूसिंग द मेम्ब्रेन कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस को बढ़ाने में और बढ़ाकर और कैपेसिटेंस को कम करके क्या होता है, ये स्पीड का बढ़ जाती है उसकी कंडक्शन की, ये माइलिन शीट कर रही होती है, ठीक है। हैंस द एक्शन पोटेंशियल इज एबल टू प्रोपोगेट अलोंग द न्यूरॉन एट अ हायर स्पीड देन वुड बी पॉसिबल इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स।
वो कहता है कि इसका फिर क्या होगा, इस तरह क्या होता है, वो ज़्यादा स्पीड के साथ क्या करती है, कम्युनिकेशन करती है, प्रोपोगेट करती है, यानी कि ट्रांसमिशन करती है मेम्ब्रेन। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर रैपिडली कंडक्टेड फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट, और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल ज़्यादा तेज़ी से आगे जाते हैं। वेयर इज़ कॉजेज डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन क्या करती है, डीपोलराइज करती है। इफ़ द डीपोलराइजेशन एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड, अगर ये थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर जाए, इट इनिशिएट अनदर एक्शन पोटेंशियल विच इज़ कंडक्टेड टू द नेक्स्ट नोड, फिर वो अगर वो थ्रेशोल्ड से आगे बढ़ जाएगी तो फिर वो क्या होगा, एक और एक्शन पोटेंशियल होगा जो फिर अगला नोड ऑफ फ्रेंड वायर करेगा, अगला नोड करेगा, ठीक है, पहले नोड पर नहीं होगा, फिर अगला नोड करेगा। In this manner an action potential is rapidly conducted down a neuron, इस तरह से तेजी से न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल होता है। This is known as saltatory conduction। अगर ये इस तरह से हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, saltatory conduction, यानी कि एक जो न्यूरॉन एक जो नोड पर क्या एक्शन पोटेंशियल हो रहा है और थ्रेशोल्ड से ज़्यादा बढ़ गया एक और स्टिमुलस, तो फिर वो जो उसका एक्शन पोटेंशियल है वो अगले वाले नोड पर चला जाएगा, ठीक है। और इस तरह से चीज़ें हो रही होती हैं और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज सॉल्टेटरी कंडक्शन। तो ये सारी डायग्राम है जी, ये सारा ओपन आयन चैनल्स और ये क्लोज हैं चैनल्स, और नोड ऑफ फ्रेंड वायर है, ये साइनैप्स है, शॉन सेल्स हैं, ठीक है। और ये सारी डायग्राम बनी हुई है, यू कैन वॉच, यू कैन सी एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है जी। लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका है, आई थिंक अराउंड 1 आवर हो चुका है, लेकिन ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, मैंने कोशिश की है कि अच्छे से आपको समझ आ जाए। अगर समझ आई है, अंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई बेनिफिट हुआ है आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ी सी मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। आई होप कि आपको चैनल पसंद आया होगा और लेक्चर पसंद आया होगा, सॉरी। तो लेक्चर पसंद आया तो ऑटोमेटिकली आपको चैनल भी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।